एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, आज एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जो क्लास 9 का केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आज की आयन किसी कहते हैं। ठीक, आयन किसी कहते हैं, किसी भी आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। ठीक है, कोई भी कण है अगर उस पर आवेश है तो उसको बोलेंगे क्या आयन। कोई भी अगर कण है उसमें अगर आवेश है तो उसको बोलेंगे क्या आयन। तो आप आयन कैसा होगा, दो प्रकार का, या तो धन आयन होगा या तो ऋण आयन होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। आवेश का यूज क्या होता है, चार्ज। तो आयन को दो भागों में बांटा गया, धन आयन और ऋण आयन। तो जिन कणों पर धन आवेश रहता है उसे धन आयन कहते हैं। ठीक है, तो जो कण ऐसा है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे क्या, धन आयन। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इंग्लिश में भी नाम है, क्या है, केटायन। जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको बोलेंगे केटायन, और निगेटिवली चार्ज आयन को बोलेंगे एनायन। निगेटिवली चार्ज आयन को बोलेंगे एनायन। कोई भी ऐसा कण जिस पर क्या है, ऋण आवेश रहता है उससे ऋण आयन कहते हैं। कोई भी ऐसा कण जिस पर ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है उसे क्या बोलेंगे, ऋण आयन। अब देखो, धनायन और ऋण आयन दोनों प्रकार के आयन परस्पर एक आकर्षक बल से जुड़े होते हैं, उसे स्थिर वैद्युत आकर्षक बल कहते हैं। जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच कोई बंधन लगेगा, बंधन लगाने की कोई बल लगेगा। अगर ऐसे रस्सी से बांध दिए तो रस्सी ही बल का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर बिना रस्सी बांधे ये पॉजिटिवली चार्ज है निगेटिवली चार्ज है आपस में अगर एक साथ है तो इसके बीच में आकर्षक बल लग रहा है, तो उस आकर्षक बल को क्या नाम दिया गया, स्थिर वैद्युत आकर्षक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो आयनों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपल्सन। ये बोलेगा तुम उधर जाओ, ये बोलेगा तुम उधर जाओ, तो दोनों को रिपेल करेगा। लेकिन जैसे अपोजिट चार्ज हो जाएगा तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों की जगह पे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, विकर्षण फोर्स। यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे रिपल्सन है, तो क्या बोलेंगे, सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे मैग्नेट के केस में क्या होता है, मैग्नेट के केस में ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसका भी ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल हम पास में लाएंगे मैग्नेट के तो ये सटेगा नहीं, क्या करेगा, रिपेल करेगा, सटेगा ही नहीं। जैसे ऐसे कर देंगे सट जाएगा। तो मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो उसमें भी सेम पोल क्या करता है, मैग्नेट में भी नॉर्थ या साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। जैसे हम पलट देंगे नॉर्थ और साउथ तो तब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा दोनों से। ठीक है, तो अपोजिट पोल मैग्नेट में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सेम पोल रहेगा तो रिपेल करेगा। ठीक उसी तरह चार्ज में सेम चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, या फिर इसमें और क्या रह सकता है, निगेटिव भी रहेगा। तो दोनों के बीच कैसा होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता या वैलेंसी किसे कहते हैं, डिफाइन वैलेंसी। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी भी तत्व के अन्य तत्वों से संयोग करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, कोई भी तत्व दूसरे तत्व से संयोग करके एक रासायनिक अभिक्रिया करके एक नया कंपाउंड यौगिक बनाएगा, तो ये रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता ही, संयोग करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, वैलेंसी। तो वैलेंसी देखना है तो किसी भी, जैसे मान लो क्लोरीन परमाणु देखें, ये क्लोरीन तत्व है एक तरह से, तो क्लोरीन तत्व का एक परमाणु अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके बाहर में दो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा पाया जाता है। तो संयोजकता क्या होता है कि एक तरह से ये इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं संयोजकता को कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन का उसको आवश्यकता है वही उसका क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वही उसका संयोजकता है।
ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी भी तत्व को, अष्टक पूरा करने के लिए किसी भी तत्व को जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है या तो वो दे देगा या फिर वो ले लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है। और अष्टक पूरा क्यों करना चाहता है कोई भी तत्व, अस्थायी होने के अस्थायी होने के लिए। अष्टक जैसे पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अब देखो कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है जिसका कि संयोजकता दिया हुआ है, जैसे OH माइनस, इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का संयोजकता कितना होगा, -1। फ्लोराइड, फ्लोराइड का संयोजकता कितना होगा, -1। क्लोराइड, क्लोराइड Cl माइनस का संयोजकता कितना होगा, -1। ब्रोमाइड Br माइनस का संयोजकता कितना होगा, -1। नाइट्रेट, यहाँ से जब भी ये आ गया कंपाउंड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा, लेकिन ये सब का भूल जाता है बच्चा, ये सब का भूल जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला लिखने के लिए। तो देखो यहाँ से ये सब चीज़ क्लास 11 में भी जरूरत है। तो नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब समझ आना चाहिए, NO3 माइनस, इसका वैलेंसी -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे बोले तो SCO3 माइनस आना चाहिए दिमाग में, SCO3 माइनस और वैलेंसी -1। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस, वैलेंसी -1। सल्फेट SO4 -2, वैलेंसी -2। सल्फाइड SO3 -2, वैलेंसी -2। कार्बोनेट CO3 वैलेंसी -2, CO3 -2, वैलेंसी -2। फॉस्फेट PO4 -3 -3। तो इस तरह से इसको जैसे लिख रहे हैं, वैलेंसी इसके साथ ही लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आसान होता है। अब देखो वैलेंसी का इस्तेमाल करके, संयोजकता का इस्तेमाल करके अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। जैसे ये देखो, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं NaCl, NaCl का फार्मूला सबको जानते हैं, NaCl होता है, लेकिन हुआ कैसे, लिखा कैसे गया। तो जो भी तत्व आपस में अभिक्रिया कर रहा है उसका एक परमाणु ले लिए, और इसमें जो सोडियम और क्लोराइड आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, संयोग कर रहा है। तो सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हुआ, Na1Cl1, तो 1 दोनों में कॉमन आ गया तो NaCl बन गया। इस तरह से सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं कॉमन साल्ट का सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर देखो ये हो गया। फिर हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर मजबूत अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होगा, तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो कॉमन नेम हो गया, लेकिन यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन H हो गया, सल्फेट कहाँ मिलेगा, तो सल्फेट खोजो, तो यहाँ मिलेगा सल्फेट। सल्फेट SO4 -2, वैलेंसी -2। सल्फेट का क्या होगा सूत्र, SO4, वैलेंसी नीचे लिख दिए 2। इसमें जब वैलेंसी लिखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, फिर डायरेक्ट हमको डिजिट से मतलब है, संख्या से मतलब है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो H2SO4 हो गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। और सोडियम सल्फेट, देखो सोडियम के एक परमाणु को Na से दिखाते हैं, फॉस्फेट के एक परमाणु अणु को ऐसे दिखाते हैं PO4। तो फॉस्फेट कहाँ है, याद, फॉस्फेट का वैलेंसी कितना, -3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। सोडियम का वैलेंसी 1, तो 1 लिखेंगे, 1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 3 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, Na3PO4। इस तरह से सारा सूत्र लिख सकते हैं देखो, सोडियम सल्फेट लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हैं। और ये जो सूत्र लिख रहे हैं ये क्या दर्शा रहा है, ये जो सूत्र लिख रहे हैं ये यही तो है केमिकल फार्मूला, यही तो क्या है, अणुसूत्र। एक बार अणुसूत्र देख लेते हैं क्या होता है। अणुसूत्र क्या होता है, किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, उसे यौगिक कहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी फार्मूला है ना, कि सोडियम सल्फेट ले लो Na2SO4, इस तरह से ये एक क्या है, एक अणु हो गया। एक अणु में कौन कौन सा परमाणु और कितनी संख्या में परमाणु है। जैसे हम बोल सकते हैं सोडियम का कितना परमाणु है यहाँ पे, 2। सल्फर का कितना परमाणु है, 1। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 4। तो इस तरह से केमिकल फार्मूला या अणुसूत्र वह होता है कि किसी भी यौगिक के अणु में कितने परमाणु व्यक्त हैं सब दर्शाता है, इसी को बोलते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है, इसमें आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। ठीक।